जब 9th क्लास में कोविड आया, तो जब मैंने देखा कि कोविड वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंटियर्स बन के हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं लोगों को, तो उससे एक इंस्पिरेशन आई कि इस बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज़ करना है। और कि आप अक्सर सिली मिस्टेक्स करती थी, तो उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए फिर आपने क्या स्टेप्स लिए? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस करना होगा। जितना हम उस क्वेश्चन को या उस पैटर्न को लेकर के यूज टू हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उस टॉपिक पे मास्टरी हासिल होगी। इन 2 सालों की जर्नी में तो पेरेंट्स और संदीप सर सबने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। सर ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि फिजिक्स में मैथ्स यूज हो रही है। वो उसे भी इतने सिंप्लीफाइड वे में बताते थे कि वो हमें ईजी ही लगता था। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हमें मैथ्स ईजी लगती थी। गुंजन, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार आपने इतनी बड़ी जब अचीवमेंट हासिल कर ली, तो आपका क्या फीलिंग थी, क्या रिएक्शन था आपका? काफ़ी कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि जो 2 साल की जर्नी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फाइनली आ गया है। इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, एग्ज़ाम हॉल में बैठी हुई थी और वो 3 आवर्स 20 मिनट्स कंप्लीट हुए और मैंने अपना पेपर जब दिया, तो वो पेपर के साथ मैं देते वक्त काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि अब इस पेपर के साथ मेरी जो 2 साल की पूरी जर्नी है उसकी सारी मेमोरीज, उसका सारा सिलेबस, जो कुछ मैंने सीखा, वो सारा इस पेपर के साथ जा रहा है। और इसके अलावा अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ का। स्कूल लाइफ एंड हुई, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। रिलेटिव्स ने भी एक्सपेक्ट किया था कि इतना एक तो जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था, उसके बाद सबकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी हुई थी कि अच्छा करूँगी, और फिर फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो सब बहुत खुश हुए। क्या बात है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन के बारे में हम थोड़ी अगर बात करें, तो आप शुरू से एक स्टूडियस किड थी, जैसा हमने एक बात हुई, आपने बताया कि आप शुरू से एक फ्रंट बेंचर थी। तो आपकी उस इनिशियल डेज जो एजुकेशन की जर्नी है, उसके थ्रू आप हमको लेके जाएं कि आप क्या एक्सपीरियंस था आपका स्कूल लाइफ में और क्या आपका एम था? स्कूल लाइफ में मैं एज सच फ्रंट बेंचर होती थी, तो मेरी कोई फ्रेंड कम्युनिटी जैसी नहीं थी। और मतलब थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी। मेरा जो इंटरेक्शन था वो यूजुअली टीचर्स से ही होता था, या फिर अपनी जो पार्टनर बैठती थी बगल में उसके साथ। तो मेरा कोई एज सच फ्रेंड कम्युनिटी नहीं था। यूजुअली पढ़ाई करती थी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। स्लीप और लाइक हेल्थ पे पूरा फोकस रहता था। लाइक फूड जो लेती थी वो प्रॉपर लेती थी, बैलेंस डाइट, सारी चीज़ें। और इसके अलावा पढ़ाई पे स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंटरेस्ट रहा, लेकिन आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिली कॉन्सेप्ट्स को डील करने की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और आपने शुरू से ये डिसाइड किया था कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, या पहले आपका कोई और एम था? स्टार्टिंग में तो मतलब पापा, पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में जाऊँ। लाइक वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूँ, बट मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ फिर जब मैं छोटी थी तो। और लाइक बोन्स का कुछ ऑपरेशन था, बस बन गया था। तो उसके बाद से फिर ये जो फील्ड था वो ड्रॉप करना पड़ा, और पढ़ाई में इंटरेस्ट आता गया और कैजुअली पढ़ाई शुरू हुई, करती गई, और धीरे धीरे अचीवमेंट्स आते रहे। लेकिन जो नीट का अचीवमेंट था वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ मैं अपनी जर्नी का। क्या बात है। हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को नीट और जेई परस्यू करने के लिए कहते हैं और बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, पर पहली बार मैंने सुना कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप एक स्पोर्ट्समैन बने और आपने अपनी चॉइस से नीट क्रैक किया और इतनी अच्छी से क्रैक किया। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। गुंजन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ व्हाट आर योर अदर हॉबीज़? आपको क्या करना पसंद है? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मुझे लाइक फ्लूट बजाना और कीबोर्ड प्ले करना भी अच्छा लगता है। मतलब म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, स्टार्टिंग से ही रहा, बचपन से। और स्टडीज़ का तो ऐसा था कि स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट था, बुक्स रीड करना अच्छा लगता था। यूजुअली मैं लाइब्रेरी में जाके इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ती थी, तो स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है। माइथोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा। इसके अलावा जब 9th क्लास में कोविड आया, तो जब मैंने देखा कि कोविड वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंटियर्स बन के हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं लोगों को, तो उससे एक इंस्पिरेशन आई कि इस बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज़ करना है और एक अच्छा डॉक्टर। हु वॉज द वन पर्सन जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो आपकी थ्रू आउट द जर्नी? इन 2 सालों की जर्नी में तो पेरेंट्स और संदीप सर सबने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो हमें ये लगने लगता है कि यही हमारे फाइनल मार्क्स हैं, नीट में भी ऐसे कम आएंगे, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। टेस्ट में मार्क्स कम आने पे डीमोटिवेशन फील होता है, तो पेरेंट्स ने और संदीप सर ने, टीचर्स ने, सबने मोटिवेट किया कि आगे और मेहनत करोगे तो ये इम्प्रूव करते जाएंगे।
और हमने पेरेंट्स की बात की, तो मैं आपसे अच्छे से जानना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, कितना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया आपके सक्सेस को अचीव करने में। पेरेंट्स एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी अपनी स्कूल लाइफ में, और मेरी कोई एज सच बहुत बड़ी फ्रेंड कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी। तो पेरेंट्स ही बेस्ट फ्रेंड्स की रोल प्ले करते थे मेरी लाइफ में। उनके साथ मैं इतनी फ्रैंक और इतनी फ्रेंडली थी कि उनसे मैं सब कुछ शेयर किया करती थी, और उनसे कभी डर नहीं लगा। उन्होंने ना कभी अपने ड्रीम्स को या फिर अपने एम्बिशंस को मुझ पर इम्पोज किया, फोर्स किया, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और ना ही मुझे कुछ स्पेसिफिक करने को कहा कि ये करना है। बस मेरी खुशी थी कि मैं चाहती थी कि एक आइडियल डॉटर बन के उनको खुशी दे सकूँ। और आई होप एंड आई नो कि आप एक आइडियल डॉटर बन गई हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की। पर गुंजन, आप शुरू से एक स्टूडियस किड थी और उसके बाद आपने आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले क्या चीज़ आप लैक कर रही थी जो फुलफिल हुई आचार्य इंस्टीट्यूट जाके, और क्या बेटरमेंट आचार्य इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराई? एक पर्पस मिला, एक स्टडीइंग का एक पैटर्न समझ में आया। लाइक क्लास 10th तक हमारा जो स्टडी पैटर्न होता है वो बहुत थ्योरेटिकल होता है, बट अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिली किसी भी सब्जेक्ट की, और हर टॉपिक में एक इंटरेस्ट जागा, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। अगर इंटरेस्ट होता है तो अपने आप पढ़ाई होती चली जाती है। जो सिटिंग कैपेसिटी है मेरी, वो मैनी टाइम्स बढ़ी, और जो स्टडिंग कैपेसिटी है, जो कंसेप्ट्स को ग्रैस्प करने की पावर है, वो बहुत इंक्रीज हुई। वो काफ़ी हेल्पफुल है। अक्सर हमने नीट एस्पिरेंट्स से सुना है कि बायोलॉजी तो वो ऑफ कोर्स उनमें इंटरेस्ट होता है इसलिए वो नीट करते हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट उनमें इंटरेस्ट लैक करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स में साथ ही साथ केमिस्ट्री में 100% स्कोर किया है, यानी कि 180 आउट ऑफ 180 आपने स्कोर किया है। तो इसके पीछे संदीप सर का और आचार्य इंस्टीट्यूट के अदर टीचर्स का क्या रोल रहा? स्पेशली आपने जो कहा सही कहा कि नीट के स्टूडेंट्स फिजिक्स से डरते हैं। केमिस्ट्री में भी जो प्रैक्टिकल वाले पार्ट्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा फेस करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। इनफैक्ट जो फिज़िक्स में भी चैप्टर है रोटेशनल मोशन, वो यूजुअली लोगों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट हुआ करता है, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा इजी पार्ट था, क्योंकि सर ट्रिक्स बताया करते थे, जुगाड़ वाली ट्रिक्स वो यूजुअली क्लास में ये बताया करते थे, जिससे क्वेश्चन सॉल्विंग का जो अप्रोच है वो इजी हो जाता था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सर जो सर ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि फ़िज़िक्स में मैथ्स यूज़ हो रही है। वो उसे भी इतने सिंप्लीफाइड वे में बताते थे कि वो हमें ईजी ही लगता था। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हमें मैथ्स ईजी लगती थी। गुंजन, मुझे लगता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो आपके पिछले 2-3 सालों की जो मेहनत है, आपकी टीचर्स जिसमें इन्वॉल्व है, आपके पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है और आप अकेले रह जाते हैं उस एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, मेरा मानना है, वो आपका माइंडसेट होता है। तो क्या माइंडसेट था जब आप एग्ज़ाम हॉल में गई या जब आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो क्या मेंटालिटी थी आपकी? मुझे जैसा संदीप सर ने कहा था और पेरेंट्स ने कहा था कि तुम अगर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट 100% आएगा। तो ये चीज़ मेरे अंदर बार बार रिवॉल्व हो रही थी कि मुझे अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं की, किसी क्वेश्चन को मिसरीड नहीं किया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बन नहीं सकता। तो ये एक पॉजिटिविटी थी कि सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़े हुए रहेंगे, मेरे देखे हुए रहेंगे, और ऐसे ही रहेंगे जो मुझसे बन सके। गुंजन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, जब वो इन एग्ज़ाम्स को दिलाते हैं तो वो कैसे ये एग्ज़ाम्स, ये कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग में हेल्प करता है? कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है उससे पर्सनैलिटी काफ़ी कुछ इम्प्रूव करती है। हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और स्पेशली लाइक जब हमारा क्लास का जो एनवायरनमेंट होता था, जैसे हम आचार्य में जब क्लासेस अटेंड किया करते थे, तो वहाँ पर जब टीचर्स क्वेश्चंस देते थे तो मेरे आंसर्स यूजुअली गलत आते थे। मेरे अंदर एक फैक्टर था कि स्पीड ठीक थी बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किया करती थी, बट स्टिल मैं आंसर देती थी क्लास में, ताकि जो मेरे मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई हों, और अगर टीचर मुझे डांटे तो मुझे वो चीज़ कंसेप्ट याद हो जाए। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। आपने कहा कि आप अक्सर सिली मिस्टेक्स करती थी, तो उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए फिर आपने क्या स्टेप्स लिए? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस करना होगा। जितना हम उस क्वेश्चन को या उस पैटर्न को लेकर के यूज टू हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उस टॉपिक पे मास्टरी हासिल होगी, और जब मास्टरी आएगी तो अपने आप सिली मिस्टेक्स कम होते चले जाएंगे। हमने क्लास के और कोचिंग के एनवायरनमेंट की तो बात कर ली, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के अचीवमेंट में या उनके ओवरऑल करियर में उनके घर के एनवायरनमेंट का क्या असर होता है? घर का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव ना हो तो फिर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
लाइक अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो सिर्फ मेहनत से नहीं आता है। इनफैक्ट नीट की जो प्रिपरेशन है उसे तो मैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना चाहूँगी। लाइक अगर हमने मेहनत का मैग्नीट्यूड लगाया लेकिन डायरेक्शन नहीं है तो फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं घर का इन्वायरमेंट, टीचर्स, संदीप सर, पेरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। मेरे घर में एक काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट था स्टडी को लेकर के, और स्टार्टिंग से ही रहा है। और हमेशा सपोर्ट मिला पढ़ने के लिए, और मुझे और घर के दूसरी चीज़ें कुछ भी सोचना नहीं होता था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। आपने ये जो आंसर दिया थोड़ी साइंस की लैंग्वेज में, ये सुन के कोई भी बता सकता है कि आप संदीप सर की स्टूडेंट हैं। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस जनरेशन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक स्टूडेंट के दुश्मन बन जाते हैं और उन्हें प्रोग्रेस करने से रोकते हैं। तो आप कैसे डील करती थी अपने प्रोक्रास्टिनेशन से और जो भी डिस्ट्रैक्शंस रास्ते में आते थे उनसे? डिस्ट्रैक्शन का तो ऐसा था कि मैं यूजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्टिंग से ही नहीं रही हूँ। नीट के एग्ज़ाम के बाद ही मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई हूँ। बाकी नीट के एग्ज़ाम से पहले तक मेरे कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करें तो कई बार ओवर थिंकिंग होती है, थोड़ी मार्क्स कम आ जाएँ या फिर थोड़ी डे ड्रीमिंग जैसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम कई बार डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो वो डील करने में मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। लाइक अगर मैं अकेले होती तो मैं ये सारी चीज़ों को केपेबल नहीं थी, कोप अप नहीं कर पाती। नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आई फील कि मेंटल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने और साथ ही साथ आपने क्या स्टेप लिया अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए? मेंटल हेल्थ का नीट में रियली बहुत इम्पोर्टेंस है। लाइक नीट का एग्ज़ाम हमारे पेशेंस को बहुत टेस्ट करता है। बहुत सारे रिपीटेटिव टेस्ट होते हैं, किसी में मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं पूरी जर्नी में, क्योंकि ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक लॉन्ग मैराथन है। तो इसमें एंड्योरेंस मैटर करता है, स्पीड मैटर नहीं करती है। तो एंड्योरेंस तभी मेंटेन हो पाएगा जब हमारा इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट में, और हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होगा पीछे जो कि मुझे प्रोवाइड हो पाया, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत होती है कि हम अपने एक शेल में, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके उससे बाहर निकलना, और कैसे आपने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया था? कंफर्ट जोन को ब्रेक करना रियली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में थी तब कोविड आया था और घर से ही सारी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे धीरे धीरे हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में यूज्ड टू हो जाते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज हो जाते हैं जिसमें हमें अपने एरिया में ही रह के पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जब मैं 11th में आई, आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उस समय फिर एक नई चीज़ें एक्सप्लोर की और नया वे मिला पढ़ने का। इसके अलावा जो पढ़ने की सिटिंग कैपेसिटी थी, जो ड्यूरेशन था पढ़ने का, वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। इनफैक्ट आई कुड स्टिल रिमेंबर, लाइक मैं जब लंच करती थी, डिनर करती थी, तब भी मैं कुछ खा के, लाइक खाते समय पढ़ती रहती थी कुछ, या फिर मैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए पॉडकास्ट बना कर रखती थी एनसीईआरटी के, जो अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी ओन वॉइस में बना कर रखती थी, और वो मैं सुन लिया करती थी जब भी मैं बोर्ड फील करती थी या फिर एग्जॉस्टेड फील करती थी। आपने बताया कि आप अक्सर खाने के टाइम भी या स्नैक्स के टाइम भी पढ़ाई करती रहती थी। तो आप ओवरऑल आपका शेड्यूल क्या था? आप दिन में कितने घंटे देती थी अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को? मतलब मैं मैक्सिमम जितना दे सकती हूँ उतना देती थी। बाकी मैंने स्लीप और फूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है। बाकी मैंने जितना ट्राई कर सकती थी, लाइक बाकी सारी जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं उनको हटाकर बाकी पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। आपने एक और बात कही थी कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं, और मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में जितना इम्पैक्ट एक टीचर और एक पेरेंट का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट उनके फ्रेंड्स का होता है। तो क्या इन्फ्लुएंस था आपके फ्रेंड्स का या आपके फ्रेंड सर्कल के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनका क्या इफेक्ट था आपके टोटल ऑल करियर पे? मैं एक ऐसी पर्सन थी जो थोड़े से भी मार्क्स कम आने पे डिमोटिवेट हो जाती थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी मोटिवेट करते थे। वो लोग बताते थे कि नहीं, तुम्हारे कैपेबिलिटी, तुम्हारे नीट में इससे ज़्यादा आएंगे, तुम देख लेना। तो वो लोग ऐसा विश्वास दिलाते थे जिससे मुझे एक पॉजिटिविटी फील होती थी। इसके अलावा कई बार हम ग्रुप स्टडीज़ भी किया करते थे। जो एनसीईआरटी होती है उसकी लाइंस के जो बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछकर याद करने की कोशिश किया करते थे। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक दूसरे से पूछकर
उसे याद करते थे, तो वो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा। गुंजन, और जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तरह ही लाखों हज़ारों स्टूडेंट हैं जो आपको देख के शायद अब ट्राई करेंगे कि अब उनको भी नीट देना है और उनको भी इतनी सी रैंक हासिल करनी है, तो ऐसे सारे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए नीट के लिए? नीट की जो प्रिपरेशन है ये 2 ईयर लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन ओवरनाइट पढ़ाई की तो मार्क्स आ जाएंगे। 2 साल पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि वो कभी भी डीमोटिवेटेड फील ना करें, ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें और मूव ऑन करते जाएं। पॉजिटिवली रेगुलर टेस्ट दें, कभी भी टेस्ट मिस ना करें, और क्लास में जो पढ़ाया जाए उसे उसी समय ग्रास्प करके उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बैकलॉग्स क्रिएट ना होने दें, क्योंकि वो एक मेजर प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर एंड्योरेंस के साथ वो मूव ऑन करते जाएंगे तो ट्रूली उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। गुंजन, एक आखिरी सवाल, आपने इतने सालों से नीट को अपना एम लेके चला और आखिरकार आपने उस एम को क्रॉस कर लिया, उस एम को बहुत अच्छे से आपने हासिल कर लिया है, पर अब जब आपने नीट क्लियर कर लिया है, आपने एम्स हैदराबाद में एडमिशन ले लिया है, तो उसके बाद आपका अगला एम क्या है? आगे जैसा मैं सोचती हूँ कि MBBS के 5.5 ईयर्स बाद जब मेरे को पीजी का ऑप्शन मिलेगा तो मैं मेडिसिन के साथ पीजी करके कार्डियोलॉजी में DM करने का सोचती हूँ, लाइक फ्यूचर प्लान्स हैं। और मे बी मुझे आगे भी इसमें इंटरेस्ट अच्छा डेवलप होता जाए, इससे कंटिन्यू कर सकते। वी होप कि जैसे आपने नीट यूजी में इतने अच्छे स्कोर हासिल किए और हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, नीट पीजी में भी आप एक ऐसा ही स्कोर हासिल करें और हम फिर से मुलाकात करें आपके साथ। थैंक यू सो मच गुंजन फॉर ज्वाइनिंग अस।